हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य बाय पूजा पांडे में। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने किसले भाग 3 जो कि बिहार बोर्ड की एससीईआरटी की हिंदी बुक है, कक्षा 8 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक, उसके 14 पाठों का अध्ययन हमने कर लिया था। आज इस वीडियो में हम इस आपके जो कक्षा 8 की हिंदी की बुक है, इसमें कुल 23 पाठ हैं। 23 पाठ में से 14 पाठ हम लोग पढ़ चुके हैं। पाठ संख्या 15 से पाठ संख्या 23 तक का अध्ययन आज की इस वीडियो में हम करेंगे। जो भी आपका ये बिहार का एग्ज़ाम होने वाला है 6 to 8 के लिए, इसमें सबसे ज़्यादा संभावना इसी बुक से है, किसले भाग 3, क्योंकि इसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण पाठ भी हैं और रचनाकार तो सभी के महत्वपूर्ण है, चाहे वह आपकी किसले भाग 1 हो या किसले भाग 2 हो, लेकिन किसले भाग 3 से अधिक प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। आइए इसलिए हम इसे पूरा कम्प्लीटली बहुत अच्छे से देखते हैं और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं बताऊँ आप उसे नोट करते जाइएगा ताकि लास्ट टाइम पे आपको रिवीजन करने में आसानी हो। यह है पाठ संख्या 15 जिसका शीर्षक है दीनबंधु निराला और जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी पर लिखी गई एक जीवनी है। आइए देखते हैं हम इसे। महाकवि रहीम के प्रसिद्ध दोहे की यह एक पंक्ति महाकवि निराला पर सटीक बैठती है। जो रहीम दीन नहीं लखे दीन बंधु सम होए। ये लाइन जो है आप इसे नोट कर लीजिएगा। ये कौन सा दोहा जो है और किसने लिखा है, तो ये रहीम ने लिखा है। किसके लिए? निराला जी के लिए। जो रहीम दीन नहीं लखे दीन बंधु सम होए। उन्होंने निराला जी के लिए लिखा नहीं है, लेकिन ये पंक्ति लिखी है जो कि निराला जी पर एकदम सटीक बैठती है कि जो रहीम दीन नहीं लखे दीन बंधु सम होए। निराला सचमुच दीनों को ही बराबर लगते थे और इन्हें लगते लगते वह भी दीनबंधु के समान हो गए थे। लगते का अर्थ होता है देखना। दीनबंधु के समान न हुए होते तो समस्त हिंदी संसार में आज उनकी जैसी लोकप्रियता दिख पड़ती है, वैसी आजकल किसी साहित्यकार की नहीं दिख पड़ी है। सर्वत्र उनकी अर्चना बड़ी श्रद्धा से हो रही है। बड़े बड़े धुरंधर महारथी साहित्य संसार से चले गए, किसी को निराला के समान सार्वजनिक सम्मान नहीं मिला। अपने जीवन काल में ही वह साहित्य अनुरागियों के लिए आकर्षण केंद्र और श्रद्धा भाजन बने रहे। मृत्यु के बाद भी उनका सादर स्मरण विविध प्रकार से किया जा रहा है। यह उनके पुण्याचरण का ही प्रभाव है। पुण्यशील के पास सब विभूतियाँ आप आती हैं। दीन बंधुता से बढ़कर पुण्यशीलता और है ही क्या। दीन बंधु भगवान को संतुष्ट करने का सर्वोत्तम उपाय दीनों का सच्चा बंधु होना ही है। निराला भी सच्चे अर्थ में दीन बंधु थे। अपनी शक्ति के अनुसार वे जीवन पर्यंत दीन दुखियों की सेवा सहायता करते रहे। जहाँ सेवा सहायता में समर्थ न हो सके वहाँ हार्दिक सहानुभूति का उपयोग करके संतोष पाया, पर हर घड़ी उनके मन में दीनों की सेवा शुश्रूषा की कामना ही जागती रही। ये देखिए अगले पैराग्राफ की जो स्टार्टिंग की लाइन्स हैं ये भी इम्पोर्टेंट हैं। आप यहाँ तक से आपसे कहीं से भी लाइनें पूछी जा सकती है, इसलिए आप इन्हें ध्यान से देख लें और ये उक्ति दी गई है इसे नोट कर लें। परमात्मा ने उनकी मनोवृत्ति और प्रवृत्ति समझकर ही उन्हें सबसे पहले श्री रामकृष्ण मिशन की सेवा में नियुक्त किया था और उन्होंने भी यथा नियुक्त अस्मि तथा करोमि को अक्षरशः चरितार्थ किया। परमहंस श्री रामकृष्ण देव के वेलूर मठ कलकत्ता में प्रतिवर्ष परमहंस जी और स्वामी विवेकानंद जी की जयंतियों तथा पुण्य स्मृति तिथियों पर दरिद्र नारायण विधिवत भोजन कराया जाता था। वहाँ मिशन की शाखा विवेकानंद सोसाइटी के विद्वान सन्यासियों के साथ समन्वय संपादक निराला जी भी जाया करते थे। उस विराट आयोजन के कार्यक्रमों में निराला केवल दरिद्र नारायण को भोज्य पदार्थ वितरित करने का ही काम अपने जिम्मे लेते थे। कंगालों को खिलाने में उनकी गहरी लगन देख लोग मुग्ध हो रहते थे। वहाँ अधिकतर बंगीय भद्र समाज ही जुटता था और निराला मातृभाषा की तरह बंगला भाषा बोलकर समागत समाज को आप्यायित कर देते थे। वे बंगीय समाज में दूध मिश्री की तरह घुल मिल जाते थे। स्वाभाविक रीति से बंगला बोलने वाला व्यक्ति शीघ्र ही बंगाली बंधुओं का आत्मीय बन जाता है। अच्छी अंग्रेजी और खाँटी बंगला बोलने के कारण ही वहाँ के समाज में भी वे पूर्णतः समादृत थे। बंग भाषा के साहित्य में उनकी पैठ किसी विलक्षण बंगाली से भी कम न थी। उस समाज के लोग आग्रहपूर्वक उनसे कविंद्र रविंद्र के गीत गवाकर सुनते और तृप्त होते थे। भगवत विभूतियाँ उन्हें खूब मिली थी। आकर्षक रूप, लंबे तगड़े डिल डोल का शरीर, व्यायाम के अभ्यास से सुगठित स्वास्थ्य, विलक्षण मेधा शक्ति, ललित मनोहर कंठ, दर्याद्र हृदय, चिंतनशील मस्तिष्क, उद्भावना शक्ति संपन्न बुद्धि, सब कुछ भगवान ने उन्हें भरपूर दिया था। बड़ी बड़ी सुहावनी लुभावनी आँखें, दमकती दाढ़िम दसनावली, घुंघराली अलकावली, लघुमुख विवर,
पतले पतले अधर, पतली पतली बांह की अंगुलियां, प्रशस्त वक्षस्थल, हर तरह से सृजनहार ने उन्हें संवारा था। जिस मंडली में बैठ जाते थे उसे अपने व्यक्तित्व से जगमगा देते थे। उनकी जुल्फें टकटकी बांध लेती थी। कविता पाठ की भावभंगी श्रोताओं के हृदयगत भावों को उद्दीप्त कर देती थी। मतवाला मंडल। कलकत्ता में एक बार एक धनी मानी बंगी परिवार से उनके विवाह का प्रस्ताव भी आया था, पर वह तो एक पत्नी व्रत थे। उनके पास तो युवती छात्राएं भी साहित्यिक उद्देश्य से आती थी। छात्र भी आते थे, पर वे किसी छात्रा से वार्तालाप करते समय आंखें बराबर नहीं करते थे। कामिनी कंचन का त्याग करके वे गृहस्थाश्रम में ही सन्यासी बने रहे। यदि उन दिनों मोहक पदार्थों के प्रति उनके मन में आसक्ति होती तो उन्हें हस्तगत करने वाले गुण उनमें पर्याप्त थे, किंतु सांसारिक सुख भोगों की वासनाएं उनकी पत्नी के साथ ही विलीन हो गई। कंचन की कामना कभी उनके भीतर झांकने भी न पाई। द्रव्य के लिए उनका कर्तव्य प्रवाह क्षेत्र मात्र था। द्रव्य संचय उनका ध्येय कभी रहा ही नहीं। धन उनके पास अतिथि के समान अल्पावधि तक ही टिकने आता था। अगर 1000 आया तो 1500 का चिट्ठा पहले से तैयार है। अभावग्रस्तों के अभाव उनके दिमाग के दायरे में मंडराते थे। भरपेट खाने के लिए तरसने वाले निकोड़िए से लेकर मेहनत मशक्कत करने वाले मजदूर तक उनकी निगाहों में बसे हुए थे, और जब कभी उनके मन माफिक अर्थलाभ हो जाता वह तुरंत इन मनभूखों की ओर दौड़ जाते, जिनके लह न मंगल नाही, तेनर वर थोड़े जग माही। उन्हीं थोड़े लोगों में वे भी एक थे। मतवाला मंडल में भिखमंगी की समस्या पर और अखबारों में छपे इस विषय के समाचारों या लेखों पर जब कभी बातचीत होती थी, यदि निराला वहां उपस्थित रहते, बड़े आवेश में वे अपने युक्त तर्क उपस्थित करते। वे देश में फैली हुई आर्थिक विषमता पर शब्दास्त्र संधान करते समय उग्रतम साम्यवादी प्रतीत होते थे। यद्यपि हिष्ट पुष्ट भिक्षुकों के प्रति उनकी सहानुभूति भी उन्मुख नहीं थी, तथापि असमर्थ या अपाहिज भिखारियों की दयनीय दशा के लिए वह शासन और समाज की ही तीव्र आलोचना किया करते थे। लंगड़े, लूले, अंधे, कोढ़ी और निकम्मे दीन बंधुओं पर ही उनकी दृष्टि अटकती थी। फिर तो वह अपनी वास्तविक परिस्थिति को बिल्कुल भूल जाते थे। कलकत्ता सदृश महानगर की सड़कों की दोनों पटरियों पर वह ढूंढते फिरते थे कि वस्तुतः कौन बेचारा कैसी दुर्गति में है। उनका अधिकांश अवकाश काल दिनों की दुनिया में ही बीतता था। वहाँ फुटपाथों पर भिखारियों के सिवा बहुतेरे निराश्रित गरीब और कुली कबाड़ी भी रात में पड़े रहते हैं। उनके लिए बीड़ी, मुढ़ी, भुजा, चना, मूंगफली आदि खरीदकर वितरण करने वाला धन कुबेरों की इस महानगरी में निराला के सिवा दूसरा कोई न देखा गया। बड़े बड़े सेठ घनघोर रात में भी उन पटरियों पर से गुजरते थे, पर कहीं कहीं 2-4 पैसे फेंकने वाले भले ही दिख जाएं, निराला की तरह उन दिनों से आत्मीयता स्थापित करने वाले ढूंढे भी नहीं मिल सकते थे। उस महानगर में नाना प्रकार के मनोरंजन के साधन हैं। क्या उन्हें उपलब्ध करने के लिए निराला को पैसों की कमी थी? किंतु उनका मनोरंजन तो दीन दुखियों को सुख पहुंचाने से ही होता था। कोई मित्र उन्हें सिनेमा थिएटर भले ही ले जाए, उनके पैसे तो भूखे रुखे गरीबों की सेवा में ही लगने पर अपनी सार्थकता समझते थे। ये देखिए, यहाँ किंतु से लेकर अपनी सार्थकता समझते थे। इसे आप नोट कर लीजिएगा इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में। निराला केवल शहरों या बाजारों और स्टेशनों के अंदर मिलने वाले दीन जनों पर ही ध्यान नहीं देते थे, अपने गांव और पड़ोस के गरीब गृहस्थों की सहायता का भी ध्यान रखते थे। उनके गांव और जिले के भी कई आदमी उनकी उदारता या दानशीलता की कहानी सुनकर उनके पास आ धमकते थे। अतिथि भी उनके विचित्र भांति के होते थे। परिचितों और कुटुंबियों के अतिरिक्त ऐसे लोग भी कलकत्ता तक दौड़ लगाकर उनका पीछा करते थे, जो उनसे किसी न किसी प्रकार का लगाव जोड़कर उनके शील सौजन्य से लाभ ऐंठ लेते थे। भोजन के सिवा कपड़े जूते की मांग तो होती ही थी, चलते समय राह खर्च की फरमाइश भी होती थी। देखने वाले को भले ही यह नागवार मालूम होता हो, पर निराला की शक्ति भंग नहीं होती थी। उनकी शांति तो तभी भंग होती थी जब किसी जरूरतमंद की मदद नहीं कर सकते थे। किसी आदमी को अपने सनुचित लाभ उठाते देखकर भी उनके धैर्य को ठेस नहीं लगती थी। दूसरों के अभाव को अपने ऊपर ओढ़ लेने से भी उनका शांत गंभीर हृदय कभी विचलित होता नहीं देखा गया। अगर कोई कहता भी था कि आप इतना खटराग क्यों पालते हैं, ऐसे परमुंडे फलाहार करने वालों को ठरकाया कीजिए, तो मुस्कुराकर ही रह जाते। उनको भला सीख कौन दे सकता था? वह तो स्वयं ही नीति और धर्म के मर्मज्ञ व्यक्ति थे। यह विशेषता निराला में ही देखी गई कि अपनी आवश्यकताओं को भुलाकर दूसरों की आवश्यकताओं को दूर करने के लिए परेशानियां और कठिनाइयां झेलने में अधीर नहीं होते थे।
कौन सी मुख्य विशेषता की यहाँ बात की गई आप देखेंगे तो पूरे पाठ में आपको पूरे पाठ का सार है ये लाइन। आप कह सकते हैं कि अपनी आवश्यकताओं को भुलाकर दूसरों की आवश्यकताओं को दूर करने के लिए परेशानियां और कठिनाइयां झेलने में अधीर नहीं होते थे। उन्हें अपने खाने पीने या कपड़े लत्ते की कभी चिंता ही नहीं हुई। अच्छा कपड़ा जूता भी कुछ ही दिनों तक उनके पास टिकता था। तोशक रजाई तक किसी को दे डालने में तनिक हिचक न होती थी। न उनके पास कुंजी रह पाती थी और न कभी कपड़े या रुपए पैसे रखने के लिए ट्रंक या बक्स ही खरीदा। गद्दे या लिहाफ की परवाह न करके जैसे तैसे सो रहे और उतने ही में आराम से दिन गुजार लिए। सुंदर पलंग या शानदार कुर्सी मेज की कभी कामना ही नहीं की। जिस कमरे में रहना है उसकी सजावट का कभी सपना भी न देखा। यद्यपि उन्होंने मतवाला संपादक के अविरल स्नेह के प्रसाद स्वरूप अच्छे से अच्छे कपड़े और तेल फुलेल तथा खान पान का सुख अच्छी तरह भोग लिया, तथापि अपनी कमाई के पैसे से कभी भोग विलास की सामग्री नहीं बेसाही। कलकत्ता छोड़ने पर जब वे लखनऊ और प्रयाग में रहे तब भी मस्त मौला फकीर की तरह ही जीवन यापन करते रहे। जहाँ कहीं रहे आसपास के दुकानदारों को मुंह मांगा दाम देकर निहाल कर दिया। इक्के तांगे वाले भी उनकी दरियादिली से परिचित थे और उन्हें देखते ही दूसरे के साथ तय किया हुआ भाड़ा छोड़कर सागरा बिठा लेते थे। अड़ोस पड़ोस के गरीब उनसे इतने अधिक उपकृत रहते थे कि उन्हें राह चलते असीसने लगते थे। याचकों के लिए तो कल्पतरु थे ही, अपने मित्रों के लिए मुक्त हस्त दोस्त परस्त थे। अपने याचकों के लिए क्या थे? वे कल्पतरु थे और मित्रों के लिए मुक्त हस्त दोस्त परस्त थे। मित्रों और अतिथियों के स्वागत सत्कार का वैसा हौसला अब देखने में नहीं आ रहा। बहुत से लोगों को निराला संबंधी ये बातें अति रंजित जान पड़ेंगी, पर मैं तो निराला के साथ वर्षों रहकर उनके प्रतिदिन के जीवन क्रम को ही निकट से देख चुका हूँ और उनके स्नेह भाजन के रूप में उनका प्रगाढ़ स्नेह भी पाता रहा हूँ। किंतु आधुनिक युग में ऐसी बातों को अतिशयोक्ति समझने वाले सज्जन यह सोचे तो सही कि भूखे को देखते ही अपने आगे परोसी हुई थाली उसके सामने रख देने वाले कितने महानुभाव आज के समाज को विभूषित करते हैं। निराला खुद मामूली कपड़ों में गुजर करके गरीब को अपने नए कपड़े को ओढ़ा देते थे। उस तरह के आचरण के लोग साहित्य जगत में न तो देखे गए हैं। जिस व्यक्ति में अन्याय लोगों से जो अधिक विशिष्ट गुण हो उनका स्मरण न करना कराना ईश्वर की दी हुई वाणी को व्यर्थ करना है। ये दीनबंधु निराला नाम से निराला जी की जीवनी थी, जिसके लेखक थे आचार्य शिवपूजन सहाय। फ्रेंड्स, आपने निराला जी को तो पढ़ा ही होगा। इनकी कौन कौन सी प्रमुख रचनाएं हैं जो आपको अभी इस समय याद आ रही हैं वो हमें कमेंट करके बताएं। और यहाँ पर देखिए विशेषण और प्रतिष्ठित विभूतियाँ हैं। यहाँ से जैसे कथा सम्राट है वो मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है, आप जानते होंगे। मैथिल कोकिल विद्यापति को, भारत कोकिला सरोजिनी नायडू को, देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को और लोकनायक जयप्रकाश नारायण को। आप इसे भी नोट कर लें क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यह पाठ संख्या 16 जो कि एक प्रकार से गद्य ही है और बाल मजदूरी के प्रति हमें संवेदनशील बनाती है और उसके प्रति हमें जागरूक भी करती है। आइए देखते हैं इसे, जिसका नाम है खेमा। पाठ संख्या 16। गली के नुक्कड़ पर बिना नाम की एक चालू और अस्थायी होटल। टूटी सी टेबल पर चाय बनाने के लिए भट्टी के साथ लगा लाल पंखा। पास ही दीवार से सटे एक टेबल पर 8-10 लीटर दूध से भरा एल्यूमिनियम का भगोना और चाय, शक्कर के डिब्बे, एक छींका जिसमें 8-10 गिलास रखे हैं। इस मुक्ताकाशी होटल का मालिक कसारा अपने काम को हल्का करने के लिए पास के किसी गांव से एक बालक को ले आया। कुछ तुतलाते बोलते इस बालक का नाम था खेमा। यह लगभग 8-9 वर्ष का दिखाई पड़ता था। उसका रंग गेहुआ था, कद लगभग 3.5 फुट, खाकी निकर के साथ पैबंद लगी कमीज पहने था। दूध के दांत अभी पूरे गिरे नहीं और चढ़ने लगा खेमा रोजगार की पहली पायदान पर। सुबह की ग्राहकी के समय कसारा चाय बनाता और खेमा गिलासों को ग्राहकों को दे आता। फिर अपनी नन्ही उंगलियों के बीच 4-5 गिलासों को उठाकर टंकी पर धोने ले जाता। खेमा गिलासों में पानी डालकर उलट देता और धुले गिलासों को टेबल पर रखे छींके में पंजों के बल खड़ा होकर जमा देता। यह क्रम उसकी नियति बन गया था। ए रे खेमा, ये डायरी ले जा और लिखवा ला। 3 साइकिल वाले के, 2 मास्टर साहब के, 5 सेठ जी के। कसारा ने खेमा को आदेशात्मक स्वर में कहा। हाँ काका, अभी लेकर जाता हूँ। चाय के साथ खेमा डायरी लेकर चल पड़ा। 8-10 मिनट बाद घूमता घामता खेमा डायरी लेकर आया।
वह संभवतः समझने लगा था कि दुकान पर जाते ही फिर पिलना है। इतनी देर कहाँ रहा रे खेमा? कसारा ने खेमा को झिड़कते हुए पूछा। वो माँ साहब दुकान पर नहीं थे। खेमा सफेद झूठ बोल गया। कुछ समय बाद खेमा उठा और गिलास धोने लगा। जब होटल पर चाय पीने वाले इक्के दुक्के लोग रह गए, तब खेमा ने अपने सेठ कसारा से कहा, मेरे पैर जलते हैं, चप्पल ला दो काका। अभी रख दूंगा चप्पलें सिर पर। चल अपना काम कर, बड़ा आया चप्पलें पहनने वाला। खेमा निराश हो गया। अप्रैल का महीना था, धूप गहराने लगी थी। नंगे पैर खेमा इधर कोलू के बैल की तरह घूमता रहता। जूठे गिलास धोने जाता तो पहले अपने पैर धोता। शायद जलते पैरों पर पानी गिरने से खेमा को क्षणिक तसल्ली मिलती थी। काम निपटाकर कसारा रोटी खाने बैठा। 2 रोटी प्याज और चटनी लेकर खाना खाने लगा। खेमा भी इसी टोह में था कि अब खाना मिल जाए। इस बीच 8-10 लोग बेंचों पर आ बैठे। कसारा हाथ धोकर चाय बनाने लगा। खेमा का उतरा चेहरा देखा नहीं जाता था। खेमा ग्राहकों को चाय देता, पानी पिलाता और ग्राहकों के आदेश पर बीड़ी सिगरेट भी ले आता था। रोजाना चाय पीने वाले ग्राहक खेमा को भद्दी गालियां देकर पुकारते और खेमा डरा सहमा मुस्कुराता हुआ अपने काम में लगा रहता। हाँ, कनखियों से अपने नियमित ग्राहकों पर 1-2 बार नजर जरूर डाल देता था, क्योंकि उनसे जान पहचान हो गई थी। ए रे खेमा, कहकर रोटी की तरफ इशारा करके कसारा पास के बरामदे में दोपहर की झपकी लेने लगा। खेमा ने भी अपना पेट भरा। उसको भी थकान के मारे नींद आने लगी। कसारा के सोते भला खेमा कैसे आराम कर सकता था। गर्म हवा सहता, थकान का मारा खेमा बैठे बैठे झपकियां ले लेता। कभी सिर पास की दीवार से टकरा जाता तो वह मुंह की लार हथेली से साफ करके उठ बैठता और कसारा की तरफ देखता। होटल के पास क्लिनिक होने से सुबह शाम ज़्यादा चाय बिकती थी। हर तरह के बीमार क्लिनिक में उपचार कराने आते, दवाई लेते, चाय पीते। न जाने कितनों की बीमारी के जीवाणु खेमा के शरीर को बींधेंगे। खेमा इन सब से बेखबर अपने काम में लगा रहता। खेमा को आए लगभग 2 महीने हो चुके थे। खेमा की सारी दुनिया कसारा के होटल में सिमट आई थी। ए रे खेमा, कसारा ने पंखा घुमाते हुए जोर से आवाज़ सुनाई। आ रहा हूँ। पास के जनरल स्टोर पर बैठा खेमा दौड़कर आया। कहाँ मर गया था? ये बर्तन क्या तेरा बाप धोएगा? कसारा ने आंखें निकाली। कसारा के ताने सुनता खेमा बर्तन साफ करने जा बैठा। ए रे खेमा, पहले यहाँ आके 4 चाय जनरल स्टोर पर दिया, कसारा ने नाटकीय क्रोध में कहा। जा रहा हूँ, खेमा ने शांत स्वर में कहा। शाम होते होते बर्तनों की सफाई नहीं हुई, इस कारण खेमा की पिटाई हो गई। खेमा बाल्टी लेकर हैंडपंप पर गया और जैसे तैसे पानी की बाल्टी ले आया। संभवतः कसारा का खौफ खेमा में उत्तेजना भर देता था। खौफ से बालक स्थिर होकर बैठा रहता है, परंतु खेमा के तो कसारा के खौफ के आगे मशीन की तरह दौड़ता रहता है। रात होने से पहले खेमा ने सभी बर्तनों की सफाई कर दी। कसारा और खेमा ने खाना खाया। कुछ देर बाद दोनों अपने अपने बिस्तर पर लेट गए। कसारा जाग रहा था, परंतु खेमा को सोते ही नींद आ गई। अगले दिन सुबह से खेमा फिर अपने काम में लग गया। उसके लिए कुछ भी नया नहीं रहा। 2 दिन से मैं खेमा का जीवन क्रम देख रहा था। इस तरह शोषण, न जाने कितने खेमा जैसे इस देश में हैं जो बचपन में ही कच्ची टहनी से स्थूल जड़ बन जाते हैं, न जाने क्यों। जानकारी करने पर मुझे पता चला कि खेमा के माता पिता ने बच्चों के भरण पोषण के दायित्व से मुक्त होने के लिए अपने 4 बेटों को इसी तरह से बेच दिया है। खेमा भाइयों में सबसे छोटा था। मैंने सोचा खेमा को कुछ समय अपने पास रखकर स्कूल में दाखिला दिलवा दूंगा। कसारा चाय पत्ती शक्कर लेने बाजार गया। मुझसे रहा नहीं गया और मैंने खेमा को आवाज़ लगाई। खेमा टेबल पर गीला कपड़ा घुमाता छोड़ मेरे पास आ खड़ा हुआ। यहाँ पर देखिए, जो ये लाइन है, आप इसे भी एक बार ध्यान में अपने रख लें कि ये खेमा पाठ से ली गई है, क्योंकि जो पंक्तियाँ आपसे परीक्षा में पूछी जाएंगी उसमें अधिकतर जो है आपके पात्रों के नाम नहीं दिए होंगे, तो इसलिए आप उन्हें थोड़ा ध्यान से देखें। क्यों खेमा, तुझे तेरे सेठ जी कितने रुपए देते हैं? मैंने उत्सुकता से पूछा। मैं नहीं जानता, बापू जानते हैं, खेमा ने हथेलियां घुमाते हुए स्पष्ट स्वर में कहा। तुम स्कूल नहीं जाते हो खेमा? मेरे प्रश्न ने खेमा को चौंका दिया। मेरी तो पढ़ने की इच्छा है, पर बापू स्कूल नहीं भेजते। कहते कहते खेमा मेरे सामने बैठ गया। तू तेरे सेठ के पास खुश है? मैंने पूछा। खेमा निरुत्तर रहा। मेरे साथ चलेगा? मैंने दृढ़ता से कहा। क्या काम करना पड़ेगा? नन्ही जान ने मुझे निरुत्तर कर दिया। स्कूल जाना, पढ़ाई करना, मेरे साथ रहना, मैंने प्यार से कहा। उसके चेहरे से प्रसन्नता झलकने लगी। मैंने 2-3 दिन तक छानबीन करके खेमा के गांव का पता लगाया और उसके पिता से मिलने गांव जा पहुंचा। उसका पिता टूटी फूटी झोपड़ी के बाहर खाट पर बैठा था, थका सा शरीर, उदास चेहरा। मुझे देखकर उठा और हाथ जोड़कर भय मिश्रित आश्चर्य से देखने लगा। आप? खेमा के पिता ने पूछा। मैं अध्यापक हूँ, खेमा को जानता हूँ, मैंने कहा।
वो एक होटल पर है साहब, खेमा के पिता ने दीर्घ श्वास छोड़ते हुए कहा। मुझे मालूम है, मैं चाहता हूँ कि खेमा को पढ़ाऊँ, उसे अच्छा इंसान बनाऊँ, इसलिए खेमा को लेने आया हूँ, मैंने सहजता से कहा। खेमा के पिता की आंखें भर आईं। निश्चय ही उसके मन में अपने बच्चे के प्रति अनुराग उमड़ पड़ा था। ठीक है, पर कसारा को उसके रुपए लौटाने पड़ेंगे, खेमा का पिता बोला। मैं व्यवस्था कर दूंगा, मैंने सहजता से कहा। उसके चेहरे पर संतोष की लकीरें उभर आईं। वह मेरे साथ चल पड़ा। खेमा ग्राहकों को चाय के गिलास दे रहा था। खेमा के पिता ने कसारा से बात की और लगभग आधा घंटे बाद खेमा मेरे पास था। खेमा मेरे साथ चलने लगा। उसकी चाल बदल गई, जैसे पिंजरे से पंछी मुक्त हुआ हो। घर आकर मैंने स्नान किया, फिर खेमा को स्नान करने के लिए कहा। दोनों ने खाना खाया। खाना खाते समय मैं सोच रहा था कि यदि खेमा पढ़ लिख कर कुछ बन जाएगा तो मुझे हार्दिक प्रसन्नता होगी, परंतु खेमा जैसे अनेक बालक हैं, उनका क्या होगा। खैर, रात को मैं सोने लगा तो खेमा मेरे पास आया और मेरे पैर दबाने लगा। मैं उठ बैठा और पूछा कि मेरे पैर क्यों दबा रहा है, तो पता चला कि खेमा रोज रात को 2 घंटे कसारा के पांव दबाता था। मेरी आंखें भर आईं। मैंने प्यार से खेमा के सिर पर हाथ फेरा। मैंने उसे बिस्तर पर सो जाने के लिए कहा। कच्ची नींद में सोया खेमा करीब 2 घंटे बाद बड़बड़ाने लगा। आया सेठ जी। संभवतः कसारा की आवाज़ अर्ध निद्रावस्था में खेमा को सुनाई दी। ए रे खेमा। ये जो है आपकी विभागीय या कह सकते हैं पाठ्य पुस्तक के द्वारा जो है ये संकलित है। इसमें लेखक का नाम नहीं दिया गया। अगला पाठ है आपका पाठ संख्या 17, जो कि एक कविता है। इस कविता का शीर्षक है खुशबू रचते हैं हाथ, और इसमें सक्रिय श्रम करने की बात की गई है। आइए देखते हैं इस कविता को। खुशबू रचते हैं हाथ। कई गलियों के बीच, कई नालों के पार, कूड़े करकट के ढेरों के बाद, बदबू से फटते जाते इस टोले के अंदर, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। उभरी नसों वाले हाथ, खिसे नाखूनों वाले हाथ, पीपल के पत्ते से नए नए हाथ, जूही की डाल से खुशबूदार हाथ, गंदे कटे पिटे हाथ, जख्म से फटे हुए हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। यही इस गली में बनती हैं मुल्क की मशहूर अगरबत्तियाँ। इन्हीं गंदे मोहल्लों के गंदे लोग बनाते हैं केवड़ा, गुलाब, खस और रात रानी अगरबत्तियाँ। दुनिया की सारी गंदगी के बीच दुनिया की सारी खुशबू रचते रहते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। ये थी कविता आपकी, जिसके रचनाकार हैं अरुण कमल। आइए देखते हैं हम कौन कौन से यहाँ पे देखिए फूलों के नाम आए हैं। तो रात रानी है, केवड़ा है, और खस जो है वो एक पोस्ता होती है, सुगंधित घास होती है। आइए देखें अगला पाठ, पाठ संख्या 18, हौसले की उड़ान। इस पाठ में हमें बिहार की बेटियों की असाधारण विशेषताएं देखने के लिए मिलेंगी, जो कि समाज की रूढ़ियों पर प्रहार करती हैं। खूबसूरत और न्यायप्रिय व्यवस्था के निर्माण में शिक्षा और संघर्ष की अहम भूमिका होती है। यह भूमिका यदि बेटियों के समूह से आए तो बदलाव की नई बयार का एहसास होता है। लंबे समय से दमन, उत्पीड़न और उपेक्षा की शिकार बेटियों को ज्ञान और स्वाधीनता का स्वाद लग चुका है। आइए कुछ ऐसी बेटियों से मिलें जिन्होंने अपने हौसले की उड़ान के बल पर सामाजिक ताने बाने को बदलने की दिशा में सक्रिय भूमिका निभाई है। नोखा प्रखंड रोहतास की गुड़िया से मिलकर आपको एहसास हो जाएगा कि पढ़ाई का जुनून क्या होता है। यहाँ पर देखिए जो जगह के और पात्रों के नाम महत्वपूर्ण आते चलेंगे, उन्हें आप नोट करते चलिएगा। गुड़िया के माता पिता उसकी पढ़ाई के लिए राजी नहीं थे। एक दिन गुड़िया ने कुछ कर गुजरने का हौसला महसूस किया। पिता मोहम्मद असीन इदरीसी को माँ समेत उसने घर में बंद कर दिया और 13 किलोमीटर पैदल चलकर नोखा के उत्प्रेरण केंद्र पहुँच गई। वहां पहुंच उसने अपना नामांकन कराया। पेशे से ड्राइवर पिता को इस बात की जानकारी 2 दिनों बाद मिली। आनन फानन में वे उत्प्रेरण केंद्र पहुंचे और बेटी को घर लाने की जिद पर अड़ गए, पर बेटी ने साफ तौर पर इनकार कर दिया। पिता को समाज की बंदिशों की चिंता थी, पर गुड़िया के आगे उनकी एक न चली। कुछ समय बाद उत्प्रेरण केंद्र बंद हो गया। अब गुड़िया ने गाँव के स्कूल में अपना नामांकन करा लिया है। वह पढ़ लिख कर अध्यापिका बनना चाहती है। उसका सपना है कि अपनी जैसी लड़कियों के साथ ही वह उन लड़कियों की भी इच्छा पूरी कर सके जिनके मन में पढ़ने की ललक तो है, पर बाधाएं जिन्हें पराजित कर देती हैं। गुड़िया गांव समेत अपने इलाके में मिसाल बन गई है। कैमूर के चेनारी प्रखंड के मथई गांव निवासी विष्णु शंकर तिवारी खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। ये देखिए जगह का नाम है और ये जो पात्र का नाम है, इसे आप नोट कर लें। दरअसल उनकी बेटी सोनी ने पूरे जिला में
एथलेटिक्स प्रतियोगिता में 400 मीटर और 1600 मीटर की दौड़ में पहला स्थान प्राप्त किया था। वह गांव ही नहीं पूरे प्रखंड की चहेती बन गई थी। सोनी का हौसला लगातार बढ़ता गया। वह राज्य स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में प्रतिभागी बन जमालपुर गई, जहां उसे पहला स्थान मिला। फिर उसने राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में राज्य का प्रतिनिधित्व करते हुए चौथा स्थान प्राप्त किया। सोनी को विश्वास है कि एक दिन वह पूरे देश का भी प्रतिनिधित्व करेगी और देशवासियों की उम्मीद पर खरी उतरेगी। कदम अपने उम्र की बच्चियों से अलग हैं। वह अध्ययन विरोधी ताकतों के खिलाफ तनकर खड़ी हो जाने का हौसला रखती है। फिर वह इसकी परवाह नहीं करती कि सामने खड़ा आदमी कितना खतरनाक है। गणेशपुर मुसहरी प्राथमिक विद्यालय, बख्तियारपुर प्रखंड, मुंगेर जिला निवासिनी कदम नरेगा कार्यस्थल के ठेकेदार के सामने बच्चों के जुलूस की नेत्री के रूप में तनकर खड़ी हो गई। उसने ठेकेदार को साफ तौर पर कहा कि यदि कार्यस्थल पर हमारे स्कूल का एक भी बच्चा या बच्ची काम करते दिखे तो हम आपका काम नहीं होने देंगे। कदम स्कूल के बाल संसद के प्रधानमंत्री हैं। पिता जितेंद्र मांझी और मां शांति देवी को अपनी इकलौती बेटी पर नाज है। कदम बड़ी होकर डॉक्टर बनना चाहती है और लोगों के दुख दर्द दूर करने का जज्बा रखती है। मथुरापुर 71वां पंचायत शिवहर के 94 वर्षीय मोहम्मद अब्दुल रहमान खान को है। रहमान खान को अपनी पोती जैनब खानम पर गर्व है। किसको? ये जो मोहम्मद अब्दुल रहमान खान है, इनकी पोती का नाम है जैनब खानम। वे जैनब की उम्र दराजी के लिए अल्लाह से दुआ मांगते हैं। दरअसल दादा जैनब के जीवट और इल्म की ललक के प्रति खासे संजीदा हैं। मोहम्मद मंसूर खान एवं फूल बीबी बेटी जैनब की पढ़ाई महज 3 दर्जे के बाद ही छुड़ा दी गई। वजह पर्दा प्रथा की जकड़बंदी थी। लेकिन जब गांव में ही जगजगी केंद्र खुला तब एक बार फिर जैनब की ललक परवान चढ़ी। मार खाने के बावजूद वह तालीम के लिए स्कूल जाने लगी। फिर जैनब पीछे मुड़कर नहीं देखी। अब वह बीए में पढ़ रही है, साथ ही लड़कियों को महिला शिक्षण केंद्र में शिक्षित भी कर रही है। लड़कियों के आत्मरक्षार्थ प्रयासों में भी वह सहायक बनी है। ब्लू बेल्ट प्राप्त जैनब आत्मरक्षा लड़कियों को कराटे का प्रशिक्षण भी दे रही है। आपने देखा कि कैसे दृढ़ इच्छा शक्ति और बदलाव की इच्छा रखने वाली सामान्य बेटियों ने असाधारण काम किया और समाज के हौसले को बढ़ाया। फिर बिहार की ये बेटियां आप सभी का आह्वान करती हैं कि शोषितों वंचितों के प्रति मानवोचित दृष्टि का व्यवहार करें और उनके लिए किए जा रहे संघर्षों के प्रति सम्मान का भाव रखें। देखिए, इस पाठ के भी लेखक का नाम नहीं दिया गया। ये भी जो है आपके पाठ्य पुस्तक से के विभाग से ही संकलित की गई है। आइए अगला पाठ देख लेते हैं, पाठ संख्या 19, जो कि जननायक कर्पूरी ठाकुर पर आधारित है और ये बिहार की विभूतियों में से एक है। इस पाठ में हमें उनकी जीवन यात्रा के उल्लेखनीय पहलुओं का उद्घाटन किया गया है, जिससे उनके बारे में और जान सकें। आइए देखते हैं पाठ संख्या 19, जननायक कर्पूरी ठाकुर। हो सकता है कि विद्या अध्ययन के पश्चात मुझे कोई पद प्राप्त हो जाए। मैं बहुत आराम और ऐश इशरत में दिन बिताऊं। बड़ी कोठी, घोड़ा गाड़ी, नौकर इत्यादि लिखावट के सभी सामान मुझे मयस्सर हों। पर मुल्क का कौन कौन, तो यहाँ पे देख लिखा है बड़ी कोठी, घोड़ा गाड़ी और नौकर इत्यादि दिखावट के सभी सामान मुझे मयस्सर हों। पर मुल्क का भी मुझ पर दावा कुछ कम नहीं है। अभी भारत माता परतंत्रता की पीड़ा से कराह रही है और मैं विद्याभ्यास के लिए अपनी पढ़ाई जारी रखूं, यह मुमकिन नहीं है सर। जब तक देश के प्रत्येक निवासी को सम्मानजनक और सुविधा संपन्न स्वाधीन जीवन यापन करने का अवसर नहीं मिलेगा, तब तक मेरे परिजनों को भी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। ये अल्फाज हैं गरीबों के मसीहा जननायक कर्पूरी ठाकुर के, जिनमें बचपन से ही नेतृत्व क्षमता थी। 1942 ईस्वी के अगस्त क्रांति के दौरान उन्होंने स्वयं को तो कॉलेज का त्याग किया ही, साथ ही साथ दरभंगा, मुजफ्फरपुर एवं आसपास के शहरों के सभी स्कूलों और कॉलेजों में जाकर छात्रों को बहिष्कार के लिए प्रेरित करते रहे। लोकनायक जयप्रकाश नारायण द्वारा गठित आजाद दस्ता के वे सक्रिय सदस्य थे। तंग आर्थिक स्थिति से निजात पाने के लिए उन्होंने गांव के मध्य विद्यालय में 30 रुपये प्रतिमाह की दर पर प्रधानाध्यापक का पद स्वीकार किया। किसी दिन में स्कूल में अध्यापन कार्य करते और रात में आजाद दस्ता के सदस्य के रूप में जो भी जिम्मेदारी मिलती उसे बखूबी निभाते। 23 अक्टूबर 1943 ईस्वी को रात्रि लगभग 2 बजे वे गिरफ्तार कर लिए गए और दरभंगा जेल में डाल दिए गए। यह उनकी पहली जेल यात्रा थी। कब? 23 अक्टूबर 1943 को। कहाँ से गिरफ्तार किए गए थे? ये जो है दरभंगा जेल में डाल दिए गए थे और इनकी जो है पहली जेल यात्रा थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 1952 ईस्वी के प्रथम आम चुनाव में समस्तीपुर के ताजपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से कर्पूरी ठाकुर सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर भारी बहुमत से विजयी रहे।
बाढ़, भूख, गरीबी, बेकारी, भ्रष्टाचार, भूमि सुधार, महंगाई, विकास इत्यादि समस्याओं पर उन्होंने विधानसभा के अंदर जोरदार आवाज बुलंद की। सन 1952 से 1988 तक के अपने जीवन के अंतिम दिन तक बिहार विधानसभा के सदस्य रहे। इस दौरान बिहार विधानसभा के कार्यवाहक अध्यक्ष, विरोधी दल के नेता, उप मुख्यमंत्री एवं 2 बार बिहार राज्य के मुख्यमंत्री भी बने। बात सन 1957 की है। कर्पूरी ठाकुर गांवों का दौरा कर रहे थे। उसी दौरान उन्हें देखा कि एक हैजा पीड़ित अपने जीवन का अंतिम क्षण गिन रहा था। अस्पताल वहां से काफी दूर था और उसे अस्पताल ले जाने के लिए कोई सड़क मार्ग नहीं था। उसके परिजन उसे मरते देखने के लिए विवश थे, लेकिन कर्पूरी ठाकुर ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने उस हैजा पीड़ित व्यक्ति को अपने कंधे पर उठाया और करीब 5 किमी पैदल चलकर उसे अस्पताल पहुंचाकर ही दम लिया। जन सेवा और क्षेत्र के लोगों से जुड़ाव की मिसाल कम ही देखने को मिलती है। उनके जीवन की ऐसी घटनाएं हैं जिनमें उनका जनपक्षीय व्यक्तित्व उभरता है। पहली बार सचिवालय स्थित अपने कार्यालय कक्ष में जाने के लिए पहुंचे तो उन्हें ऊपरी तल पर जाने के लिए लिफ्ट से ले जाया गया। लिफ्ट के ऊपर अंग्रेजी में लिखे वाक्य को पढ़ते ही चौंक पड़े, ओनली फॉर ऑफिसर्स। शेष कर्मचारियों का आना जाना सीढ़ियों से होता था, यानी केवल राजपत्रित पदाधिकारी ही लिफ्ट का प्रयोग कर सकते थे। लिफ्ट का प्रयोग कौन कर सकता था? केवल राजपत्रित पदाधिकारी। अब अराजपत्रित कर्मचारियों को मनाही थी, उन्हें सीढ़ी से आना जाना पड़ता था। कर्पूरी ठाकुर को इसमें सामंती प्रथा की बू आई। उन्होंने सरकार के वरीय अधिकारियों के प्रतिरोध के बावजूद लिफ्ट का प्रयोग सबके लिए आम कर दिया, यानी अब अराजपत्रित कर्मचारी के साथ साथ सचिवालय में काम से आने वाले अन्य लोग भी लिफ्ट का प्रयोग कर सकते थे। महान बनना तो सहज है, लेकिन ऐसा बनना कि हर किसी को लगे कि वह तो अपने घर का है, अपना है, बहुत मुश्किल है। देखिए, इस लाइन को भी आप नोट कर लीजिएगा कि महान बनना तो सहज है, लेकिन ऐसा बनना कि हर किसी को लगे कि वह तो अपने घर का है, अपना है, बहुत मुश्किल है। ऐसे विलक्षण व्यक्तित्व के धनी श्री कर्पूरी ठाकुर का जन्म समस्तीपुर के निकट पिथौचिया नामक गांव में 24 जनवरी 1921 को हुआ। उनकी माता का नाम राम दुलारी देवी था और पिता का नाम गोकुल ठाकुर था। पत्नी का नाम फूलेश्वरी देवी था। ठाकुर जी का बाल्यकाल अन्य गरीब परिवार के बच्चों की ही तरह खेलकूद तथा गाय और अन्य पशुओं के चराने में बीता। कर्पूरी जी को दौड़ने और तैरने का शौक था। जब 6 वर्ष के हुए तभी उन्हें गांव की पाठशाला में दाखिल कराया गया। वे पाठशाला भी जाते थे और पशुओं को चराते भी थे। चरवाही में ग्रामीण गीतों का गायन बिहार की आंचलिक संस्कृति की एक विशिष्ट परंपरा है। बालक कर्पूरी इसमें विशेष रुचि लेता था। श्री राजेंद्र शर्मा लिखते हैं, इन्हें गीत गाने का और गांव की मंडली में डफ बजाने का भी शौक था। होली और चैत गाने में गांव की मंडली में बराबर अगुवागिरी करते रहे। मंडाली में बैठकर डफ बजाने का काम तो वे विधायक बन जाने पर भी करते रहे। सन 1940 ईस्वी में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण की। दरभंगा के चंद्रधारी मिथिला कॉलेज में उन्होंने IA में नाम लिखवाया, लेकिन कॉलेज आना जाना एक कठिन काम था। आर्थिक अवस्था इतनी अच्छी नहीं थी कि वे किसी छात्रावास में रहकर पढ़ते। फलतः वे घर से ही घुटने तक धोती पहने, कंधे पर गमछा रखे, बिना जूता चप्पल पहने गांव पैदल चलकर मुक्तापुर रेलवे स्टेशन पहुंचते थे। वहीं से रेलगाड़ी पकड़कर दरभंगा पहुंचते और कॉलेज में दिन भर पढ़कर संध्या समय लौटते। इसी तरह नित्य 50-60 किलोमीटर की यात्रा करते हुए उन्होंने कठिन शारीरिक श्रम के साथ 2 वर्ष तक पढ़ाई जारी रखी। इतना कठोर जीवन बिताते हुए उन्होंने 1942 ईस्वी में IA की परीक्षा द्वितीय श्रेणी से पास की। फलस्वरूप इन्हें गिरफ्तार कर भागलपुर कैंप जेल स्थानांतरित कर दिया गया। भागलपुर कैंप जेल में कैदियों की सुविधा के लिए 25 दिनों का उपवास कर सरकार को झुकने को मजबूर किया। 1952 ईस्वी से 1988 तक लगातार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित होते रहे। 1967 ईस्वी में बिहार के उप मुख्यमंत्री तथा 1977 में बिहार के मुख्यमंत्री पद को सुशोभित किया। दलगत राजनीति से कर्पूरी ठाकुर को गहरा धक्का लगा। 12 अगस्त 1987 को उन्हें विपक्ष के नेता पद से हटाया गया। 17 फरवरी 1988 को हृदयाघात के कारण इस महान विभूति का निधन हो गया। ये जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं इन्हें आप नोट कर लें कि कब जो है क्या हुआ था। देखिए फ्रेंड्स, PDF तो ग्रुप में भेजा गया, आप सभी के पास होगा, लेकिन एक बार सुन लेने से ऐसा होता है वो सारी जो कथानक होती है, पाठ की विषय वस्तु होती है, वो हमारे दिमाग में बैठ जाती है, चीज़ें अच्छे से रिवाइज हो जाती हैं और याद भी हो जाती हैं। इसके भी लेखक का नाम नहीं दिया गया, ये भी पाठ्य पुस्तक के विभाग के द्वारा ही है। आपका ये पाठ था। समास देखिए यहाँ पर दिया गया है इसके सिलेबस में, तो समास भी आपसे पूछेगा तो समास भी आप तैयार कर लें।
अलंकार भी पढ़ना है आपको। हिंदी व्याकरण के एनसीईआरटी के सभी टॉपिक आप तैयार रखें। अगला पाठ है आपका पाठ संख्या 20, झांसी की रानी, जो कि मुकुल काव्य संग्रह से लिया गया है, जिसकी कवित्री हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। और ये जो कविता है ये उनके पूरे जीवन, उनके संघर्ष और उनका जो विद्रोह था अंग्रेजों के प्रति और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, इन सभी पर आधारित आइए इस कविता को हम देखते हैं। एनसीईआरटी में जो कविता है वो कक्षा 6 की पाठ्यपुस्तक हिंदी की जो वसंत भाग 1 है उसमें ये कविता संकलित है। एनसीईआरटी में आप इसको कक्षा 8 में पढ़ रहे हैं। झांसी की रानी। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी, बरछी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। ये जो कानपुर के नाना है, नाना देखिए, नाना यहाँ पे किसी रिश्ते को नहीं बल्कि यहाँ पे नाना का अर्थ हुआ आपका भाई। ठीक है, तो इन चीज़ों को भी आप देखते चलें। आगे इस कविता में आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे। कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी, बरछी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जबानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में। राजमहल में बजी बधाई खुशियाँ छाई झांसी में, सुवर्ण बुंदेलों की वीरदावली सी वह आई झांसी में। चित्रा ने अर्जुन को पाया शिव से मिली भवानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियाली छाई, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियाँ कब भाई, रानी विधवा हुई हाय विधि को भी नहीं दया आई। निसंतान मरे राजा जी रानी शोक समानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्ष आया, राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। फौरन फौजें भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। छिनी राजधानी दिल्ली की लिया लखनऊ बातों बात, कैद पेशवा था बिठूर में हुआ नागपुर पर भी घात। उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक की कौन विसात, जबकि सिंध पंजाब ब्रह्म पर अभी हुआ था वज्र निपात। बंगाली मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहाँ खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट वाकर आ पहुँचा आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली द्वंद्व हुआ आसमानों में। जख्मी होकर वाकर भागा उसे गजब हैरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी बड़ी कालपी आई कर 100 मील निरंतर पार, घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर गया स्वर्ग तत्काल सिधार। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार, विजयी रानी आगे चल दी किया ग्वालियर पर अधिकार। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घिर आई थी, अब के जनरल स्मिथ सम्मुख था उसने मुँह की खाई थी। कान्हा और मंदरा सखियां रानी के संग आई थी, युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी।
कौन से 2 सखियों का उल्लेख किया गया है? तो कान्हा और मुंदरा। पर पीछे ह्यूरोज आ गया, हाय घिरी अब रानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार, किंतु सामने नाला आया था यह संकट विषम अपार। घोड़ा अड़ा न एक नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार रानी, एक शत्रु बहु तेरे होने लगे वार पर वार। घायल होकर गिरी संगनी उसे वीरगति पानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी गई सिद्धार्थ चिता अब उसकी दिव्य सवारी थी, मिला तेज से तेज तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुष्य नहीं अवतारी थी, हमको जीवित करने आई बन स्वतंत्रता नारी थी। जब रानी की मृत्यु हुई तब उनकी उम्र कितनी थी? तो अब उनकी उम्र जो है कुल 23 वर्ष की थी। पंक्तियों का आप ध्यान से देखते रहें। दिखा गई पथ सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो ये थी कविता जो कि मुकुल काव्य संग्रह से ली गई है सुभद्रा कुमारी चौहान की। आइए फ्रेंड्स बाकी देखिए 20 पाठ तक हमने इसमें अध्ययन कर लिया है। अगला पाठ है आपका चिकित्सा का चक्कर, पाठ संख्या 21, जो कि बेढप बनारसी द्वारा लिखा गया एक व्यंग्य है। तो फ्रेंड्स जो भी अभी आपने चैप्टर्स पढ़े वो चैप्टर्स आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, थोड़े बड़े भी हैं, थोड़ा समझना पड़ेगा आपको। तो आप सभी इस वीडियो को एक बार फिर से देखें ताकि चीज़ें आपको अच्छे से हमेशा के लिए याद हो जाएं। 2 बार आप देख लेंगे तो चीज़ें आपको याद हो जाएंगी, या ध्यान से देखेंगे तो एक बार में ही याद हो जाएंगी। पाठ संख्या 21, 22, 23 इसे हम कल सुबह जो है एक अगले वीडियो में देखेंगे। कोशिश करूँगी कल सुबह, नहीं तो कल दोपहर तक आपको इसका वीडियो भी मिल जाएगा और ये बुक आपके किसले भाग 3 जो है ये कंप्लीट हो जाएगी। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए। सिर्फ सब्जेक्ट आपका जो हिंदी यही नहीं, बाकी आपका जो जनरल पार्ट है उसे भी थोड़ा थोड़ा समय दीजिए और सभी चीज़ों को रिवीजन के लिए भी टाइम दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।